नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की उसके एक अधिकारी NK सूद साहब, 38 इयर्स इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाला व्यक्तित्व आज हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने हैं। हम कश्मीर, जो भारत का एक बहुत बड़ा ही हॉट सब्जेक्ट कह सकते हैं और सेंसिटिव भी है, उस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आए हैं। नमस्कार सूद साहब। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कश्मीर समस्या को लेकर भारत की सरकार आर्टिकल 370 को रिमूव किया, 35A को रिमूव किया, उन सबको हटाने के बाद जो प्रक्रिया चालू की है, जिससे ये लगता था कि कश्मीर भारत के साथ इंटैक्ट हो जाएगा और अब भविष्य में एक सुखद कश्मीर, जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो भारत के लोगों का अपना हिस्सा, अपना पार्ट पूरी तरह बन पाएगा। उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाई है सरकार? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आर्टिकल 370 हटाने की बात थी या 35A हटाने की बात थी, इसके ऊपर सब पार्टियों ने, सब लोगों ने कहा ये इसको तो हटा ही नहीं सकते। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुफ्ती मोहम्मद ने कहा, बाकी भी जितने लोग थे कि ये तो मोदी जी का सपना है, कुछ नहीं होगा। मोदी जी ने एक झटके में हटा दिया। अब दूसरी बात है कि ये हट गया, इसके बाद जो वहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए वो बड़े मेजर स्टेप्स थे। इन लोगों ने जितना भी शोर कर लिया, इस टाइम पे वहाँ पे एक काम चल रहा है, वहाँ पे एक प्रोग्रेस चल रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। आप लोगों ने देखा कि 1-1.25 साल के अंदर वहाँ पे पत्थर चलने बंद हो गए जी, क्योंकि वहाँ लोगों को नज़र आ गया कि यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, प्रोग्रेस चल रही है, लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं। वहाँ से लोगों को नौकरियाँ दी जा रही हैं हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। वहाँ से उनको डेवलपमेंट के ऊपर जो काम हो रहा है, वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, लाइटें लग रही हैं, एवं लेह लद्दाख के अंदर ये काम हो रहा है, उससे उनको जॉब मिल रही है। इन लोगों ने उनको जॉब नहीं दी, उसके बदले में पाकिस्तान से इनको 500-500 रुपये मिला करते थे, पत्थर फेंकने के वो काम करते थे। मैं सोच रहा हूँ कि आज कश्मीर के हमारे पास 95% प्रॉब्लम सेटल हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। इसको जो गवर्नमेंट ने काम करना था, इसको जो स्टेट्स बनाना था या जिसको यूनियन टेरिटरी बनाना था, वो बना दिया। अब गवर्नमेंट इसके काम में लगी है इसकी बेहतरी के लिए। एक जो फ्यूचर में अब काम हो रहा है कि अब श्रीनगर को बनाया जा रहा है एक स्मार्ट सिटी, उसके ऊपर काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि वहाँ के लोग, वहाँ की जितनी भी वहाँ पे विलेजेस हैं, यहाँ पे जितनी पंचायत है, सबको एक घर मिला है। घर के साथ वहाँ पे नौकरियाँ मिली सबको, साथ में वहाँ पे जो बाकी डेवलपमेंट हो रही है, पानी देने का काम हो रहा है, बिजली देने का काम हो रहा है, इवन डल लेक को ब्यूटीफाई किया जा रहा है, लाइटें लगाई जा रही हैं, हर एक ब्रिज के ऊपर लाइट लग रही है। इवन श्रीनगर इस टाइम पे चमकना शुरू हो गया। तो मैं सोचता हूँ एक तरीके से जो हमको ग्राउंड पे काम करना था वो हम कर रहे हैं, दूसरे तरीके से और भी काम कर रहे हैं। ये आर्टिकल ख़त्म होने से बहुत सारा पैसा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना है, वो भी हो रहा है। दूसरी बात, जो वहाँ पे काम हो रहे थे, वहाँ पे काम रुके हुए थे, या यहाँ पे चोरियाँ थी, जैसे रोशनी एक्ट के अंदर पकड़ा गया, कितने लाख की ज़मीन जो इन्होंने कब्जे में की थी, वहाँ से वो छुड़वाने का काम भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से कश्मीर का इशू सॉल्व करने में लगे हैं और कश्मीर को सॉल्व करने में लगे हैं। और इससे लगता है कि शायद कुछ महीनों की बात है, हम जब अपने कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगे कि कोई कश्मीर के ऊपर एक आंख नहीं उठा सकेगा। ये तो आपने बताया कि कश्मीर में बहुत सी जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, डेवलपमेंट अच्छे से हो पा रहा है, बेहतर तरीके से हो रहा है। रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लाकर जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज भी कर दिया गया है। अब सेंटर से उस स्टेट को, पर्टिकुलर जम्मू एरिया को, जम्मू रीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, गवर्नर के माध्यम से सब कुछ चल रहा है। लेकिन अभी इसी इशू को लेकर आर्टिकल 370 से रिलेटेड कुछ चीज़ें, घटनाएं घटती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में नौकरी के लिए है, जो नौकरी है, सर्विसेज है, वो वहीं के लोगों को मिलेगी, ऐसा एक एक्ट, अभी एक्ट या कहेंगे कि ये नोटिफिकेशन थी होम मिनिस्ट्री की, गजेटेड नोटिफिकेशन थी, जिसके माध्यम से ये तय किया गया कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को ही जम्मू कश्मीर में नौकरी दी जाएगी। और 15 साल की डोमिसाइल पॉलिसी लाई गई कि 15 साल जो वहाँ रहेगा उसी को डोमिसाइल मिलेगा। अब हर स्टेट की डोमिसाइल पॉलिसी है, इसमें कोई अलग बात है ही नहीं, लेकिन जो भारत में हाईएस्ट टाइम है 15 साल, ये गवर्नमेंट ने किया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, बेसिकली क्या है कि जम्मू कश्मीर अभी नया नया बच्चा पैदा हुआ है। आप कुछ कहें, सिंपल सी बात है, नए बच्चे को स्पेशल केयर चाहिए।
लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को स्पेशली ख्याल रखना पड़ेगा उनकी सेंसिटिविटी का। उनको डर लगता है कि यहाँ पे कहीं ये ना हो कि बाहर से आके लोगों को बड़ा ज़्यादा फंसाया जाए, नौकरियाँ दी जाए, जिनसे उनकी नौकरियों को इम्पैक्ट हो, क्योंकि वहाँ पे नौकरियाँ नहीं थी, इतने साल तक किसी ने कोई काम नहीं किया। हाँ ठीक, वह कॉलेजेस बन रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो ये जो एक चीज़ है, एक जो काम करने का है, उनकी सेंसिटिविटी को देखने का है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, आप बात कर लीजिएगा हिमाचल प्रदेश की, वहाँ आप बाहर अपनी ज़मीन नहीं ले सकते। तो ये हर एक स्टेट का रखना पड़ता है और उनकी सेंसिटिविटी को देखते हुए इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। मैंने पूरा कहा कि जिस तरीके से चाह रही थी गवर्नमेंट, उस तरीके से काम करने में अभी टाइम लगेगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस इशू को कहीं पे उठा के या उनके सेंटिमेंट्स को छेड़ करके वहाँ चीज़ों को डिस्टर्ब किया जाए। तो बेसिक क्या है कि बेसिक यही पर्पस है कि वहाँ पे पीस लाने की बात है जी। और पीस लाने के लिए बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस भी आने की तैयारी हो रही है। वहाँ पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से अगर हमारा बाहर के अंदर इसकी इमेज ख़राब की जाती है कश्मीर के ऊपर, उसको हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब जो बिडेन की गवर्नमेंट आई, जी। जो बिडेन की गवर्नमेंट आने से पहले वहाँ की जो कमला हैरिस है, इंडियन ओरिजिन की कहती है, खैर डोसा खा के सोचती है वो इंडियन बन गई है। उसने कहा कश्मीर में यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। कोई वायलेशन नहीं हो रहे, आपने कहा सिर्फ इंटरनेट बंद किया है तो उस पर शोर मचा रहे हैं। जी। तो उन चीज़ों को भी, क्योंकि वहाँ पे जब ये चीज़ उठती है तो एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर या इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर इसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। जो हमारा फॉरेन का मीडिया है काफ़ी हद तक जो कम्युनिस्टों के कंट्रोल में है, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे बाकी भी चैनल्स हो, ये सारी जो नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं उससे इंडिया की इमेज वर्ल्ड में बड़ी ख़राब होती है। अगर इंडिया की इमेज वर्ल्ड में ख़राब होती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ता है, इंडियंस के ऊपर पड़ता है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को भी कंट्रोल में देखते हुए कि वहाँ पे कोई ऐसी बात ना हो कि कश्मीर के लोगों को ये लगे कि उनको एक तरीके से सुपरसीड किया जा रहा है। इसी बात को लेते हुए जो पीस प्रोसेस की गवर्नमेंट की कोशिशें हैं, पीस प्रोसेस की कोशिश में गवर्नमेंट ने कुछ टेररिस्टों से, जो टेररिस्ट रहे हैं, मैं अल्ताफ बुखारी का नाम लेना चाहूँगा, जिनकी गाड़ी से RDX और AK-56 वगैरह बरामद हुई हैं, कभी NIA और ED की इंक्वायरियाँ उनके अगेंस्ट चल रही हैं। ऐसे लोगों से प्रधानमंत्री बात करते हैं, गृह मंत्री बात करते हैं, तो ये पीस प्रोसेस की दिशा में एक कदम है या? देखिए मैं लोगों को शंका हो रही है। देखिए बेसिकली अब लोगों को ये शंका है कि अगर प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं तो ये कि प्रधानमंत्री वहाँ पे RDX बिछाने के चक्कर में है, क्या प्रधानमंत्री जाके पाकिस्तान से मिल गए? ऐसी कोई बात नहीं है। इंदिरा गांधी के बारे में बात उठी कि इंदिरा गांधी कुछ मुंबई के अंडरवर्ल्ड से मिला करती थी, क्योंकि ये जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, अब बेसिकली क्या है कि हम इस टाइम पे इवन असम के अंदर जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लेके आए हैं। उनको एक पहले NSUI होती थी, एक वहाँ पे होती थी अल्फ़ा होती थी, उसको सल्फ़ा बनाया, उसको अंदर बसाया। जो मिसगाइडेड लोग हैं, सिर्फ लोगों को मारने से कुछ नहीं होता। आपने देखा कि अगर 71 का वार हुआ था, हमने 93,000 सोल्जर्स पकड़े हुए थे, इंडिया उसको मार सकता था, लेकिन एक वर्ल्ड में गलत इम्पैक्ट पड़ता। एक हमें को किसी के इंडिविजुअल को मारने का नहीं होता, इंडिया ने उनको छोड़ दिया बिल्कुल, और ठीक किया, वर्ल्ड ने अप्रिशिएट भी किया। और हमको मारने का, मैंने सोचा कि इतने को लोगों को मार भी नहीं सकते थे। अब वहाँ पे कश्मीर के अंदर बहुत टेररिस्ट है। मैं पहले आपको बताऊं कि एक वहाँ पे टेररिस्ट होता था कोका पैरी जी, बहुत साल पहले की बात है। कोका पैरी जो है एक बड़ा ड्रीडेड टेररिस्ट था। उसको इंटेलिजेंस ने विन ओवर किया, और इंटेलिजेंस ने क्या, उसको विन ओवर किया था मिस्टर अजीत डोवाल ने। उसको विन ओवर करके उनकी एक उनसे जब बात की गई तो देखा कि वो कहते हैं कि भाई, उनको समझाया गया तो उनका जो ब्रेन वॉश था वो खत्म हो गया। उसने कहा नहीं, मैं आपके लिए काम करूँगा। उसको उसने वहाँ पे एक अपना ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में जो उनको पैसे जनरेट करने थे, शुरू में उसको असिस्टेंस दी गई, पैसे जनरेट करने का भी उसका अपना काम था। उसने काफ़ी कोशिश की और काफ़ी काम किया। वहाँ पे जो टेररिस्ट थे, जो पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट थे, उनको उसने एलिमिनेट किया। बाद में वहाँ का वो MLA भी बना। बाद में खैर उसका मर्डर हो गया। तो ये क्या है कि हम एक को बैठ के ले जाएं कि ये टेररिस्ट है, इसके पास सब कुछ बरामद हुआ, ठीक है, वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में होगा, और ये जो आदमी है ये एक इंडिया की तरफ का कश्मीरी है, पाकिस्तानी नहीं है। उसको अगर मिल करके वो इंडिया के अंदर यहाँ पे मिल करके एक काम करना चाहता है, मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, जो पुराना अगर हम नहीं भूलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो अगर देखा जाए तो हज़ारों केस बनेंगे, लोगों को पत्थर फेंकने का केस है, दूसरे केस हैं, लोगों का इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट भी होगी टेररिस्टों से, उसको लेके चलेंगे तो हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं सोचता हूँ कि ये जो इनका काम होगा, ये आदमी इंडिया के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अंदर का काम जानता है कि अंदर कहाँ से इनको रिसोर्सेज मिलते थे, कहाँ से इनके पास पैसा आता था, कैसे इनको आर्म्स मिला करते थे। आपने देखा कि अब पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से जब से 370 हटा, वहाँ पे आर्म्स मिलने बंद हो गए। एक आध इंसिडेंट होती है, अदरवाइज AK-47 मिलती थी, आजकल नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग हैं
या कुछ और लोग हैं, जिसकी वजह से एक सिस्टम बन रहा है वहाँ पे कि ये वायलेंस खत्म हो। अगर हम टिट फॉर टैट में लगे रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, जब पत्थर मारा करते थे लोग, तो उसमें हम अगर पैलेट गन्स चलाते तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर किया। तो मुझे लगता है कि इसकी जो अगर पीएम उनसे मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी हमारी मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करना चाहता है, और जो वहाँ के पाकिस्तान के मिलिटेंट्स हैं उसको ये एलिमिनेट भी करेगा और काम हिंदुस्तान के करेगा। मुझे लगता है कि ये जो ऑपरेशन है, ये पक्की बात है कि मिस्टर अजीत डोवाल इसको हैंडल कर रहे हैं, और एक ये बहुत अच्छी बात होगी जहाँ तक मैं सोचता हूँ हमारे जम्मू कश्मीर में पीस लाने की। दूसरी बात जरूर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे लगता है 95% सोल्यूशन हो चुका है, और जल्दी ही बाकी दो कुछ स्टेप्स लेकर के यहाँ पे बड़ी अच्छी पीस आएगी, बड़ा अच्छा डेवलपमेंट भी होगा। अभी 14 फरवरी को 7 किलो RDX जम्मू के अंदर मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं है जी। आप कह रहे हैं कि हथियार नहीं मिल रहे हैं, RDX मिलता है 7 किलो। 7 किलो RDX बड़ा एक विस्फोटक सामग्री है, बड़ी खतरनाक सिचुएशन पैदा कर सकती थी। पकड़ लिया गया लेकिन नहीं हुआ कुछ। क्या ये जिन लोगों के माध्यम से RDX आ रहा है, क्या ऐसे लोग चिन्हित हो चुके हैं? देखिए, पहली बात है कि जब पुलवामा हुआ तो 240 किलो RDX मिला था। बिल्कुल ठीक है जी, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ सॉल्व हो गया। पाकिस्तान अपनी हरकतों में लगा हुआ है, पाकिस्तान के यहाँ पे लिंक्स हैं, उसको सपोर्ट मिलती है, उसका एक प्रॉपर तरीका मिला हुआ उसको यहाँ पे चीज़ सप्लाई करने का। दूसरी बात है, अगर ये 7 किलो RDX मिला है तो हमारी इंटेलिजेंस का सक्सेस है। इंटेलिजेंस चुप नहीं बैठी, इसका मतलब इंटेलिजेंस अलर्ट है। और ये आप सोचें कि सारा कुछ बंद हो जाएगा, ये बंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से अभी ऐसे नेटवर्क हैं जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये भी मत सोचिएगा कि जो है टेरर एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, लेकिन कोशिश ये रहेगी किस ना किस तरीके से प्रॉपर तरीके से पीस लाई जाए। और ये जो हमारे मिसगाइडेड टेररिस्ट हैं या मिसगाइडेड लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे थे, अब मुझे लगता है कि ये इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे, ये कोशिश करेंगे कश्मीर के लोगों के लिए पीस का काम, ये काम करेंगे इंडियन हिंदुस्तान के लिए, और ये काम करेंगे इंडियन इंटेलिजेंस को भी सपोर्ट करने में। और मुझे लगता है कि ऐसी जो बातें होंगी आपको फ्यूचर में मिलने में कम लगेंगी। एक मैं और बात कहना चाहूँगा, जब पीएम मोदी गवर्नमेंट आई थी उससे पहले पूरे इंडिया में धमाके हुआ करते थे जी। पीएम मोदी के बाद ये धमाके बंद हो गए, ये रह गए सिर्फ कश्मीर के अंदर जी। और अब कश्मीर के अंदर जो है टेररिस्ट मरने भी शुरू हो गए। पहले टेररिस्ट मरा नहीं करते थे, पहले आर्मी वाला मरा करते थे। अगर हमारा पुलवामा हुआ तो बालाकोट भी हुआ जी। तो गवर्नमेंट हर एक तरीके से ऑफेंसिव भी है। गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया, उसने कहा है कि जो हमारा जो LOC है यानी कि एग्रीड बॉर्डर है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, इवन कश्मीर के ऊपर, वहाँ पे पीस हो। और उससे भी क्या है कि बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जी। उससे इम्पैक्ट पड़ेगा कि पाकिस्तान अब इस तरफ से ऐसी हरकत नहीं कर पाएगा। जो हमारा अनसेटल्ड बॉर्डर है पाकिस्तान वहाँ से कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान कोशिश करेगा तो उसको काउंटर जवाब मिलेगा जी। अगर पाकिस्तान कोई बड़ा काम करेगा तो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा जाएगा जी। और सिंपल सी बात है कि हमारी गवर्नमेंट की अभी तक इंटेंशन है POK और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेना, वो हमारे एजेंडे में है, इंटेलिजेंस के एजेंडे में है जी। पाकिस्तान से जो इंसर्जेंसी आती है, बाकी लोग पैसा आता है, हमारे यहाँ कुछ नेटवर्क बने हुए हैं, शायद पूरे भारत में है, होता ही है। कश्मीर में हम अभी उतना सिक्योर नहीं कर पाए जितना पूरे भारत को हमने सिक्योर कर लिया है। कश्मीर में समस्या जारी है, इस वजह से ये सारी हम सारे लोगों को नहीं सुधार पा रहे हैं। हमारे ही लोग हैं जी, भटके हुए कह सकते हैं उन्हें, आतंकवादी हैं, लेकिन उन आतंकवादियों से चर्चाएं भी हो रही है, हम कंट्रोल भी किए हुए हैं सिचुएशन को। ये परिस्थितियां सब चलने के बावजूद जब यूरोपियन लोगों को बुलाया जाता है, यूरोप के प्रतिनिधि मंडल आते हैं, 4 बार आए हैं अभी के पीरियड में, वो क्या भारत सरकार क्या चाहती है यूरोपियन प्रतिनिधि मंडल को भारत में बुलाकर कश्मीर में दौरा कराकर? देखिए, बेसिक क्या है कि पाकिस्तान के अंदर या बाकी वर्ल्ड के अंदर एक इंडिया के खिलाफ गलत टाइप का कैंपेन किया जाता है। मीडिया भी वहाँ कंट्रोल्ड है। अगर यूरोपियन पार्लियामेंट के लोग आते हैं या यूरोपियन हमारे यहाँ पे जो एम्बेसी के लोग हैं वो आते हैं, तो उनसे उनको जो दिखा करके एक इंडिया को की इमेज बनाई जाती है। जो वहाँ पे मीडिया में गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो प्रोपेगेंडा भी ठीक हो। और ये जो लोग हैं ये बेसिकली समझिए कि इंडिया के फेवर के लोग हैं, इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग। ये लोग नहीं चाहते कि इंडिया के खिलाफ अननेसेसरी प्रोपेगेंडा हो। और गवर्नमेंट का ये रहता है कि देखिए इंटरनेशनली जो है एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने देखा कि अभी जैसे यहाँ पे लाल किले की जो अभी हुआ यहाँ पे जो वायलेंस हुई, उसके ऊपर इंडिया का केस लिया गया UNHCR में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में। वहाँ इंडिया से पूछा गया कि आपने जर्नलिस्टों के खिलाफ एक्शन लिया। किसी ने ये बात नहीं की वहाँ पे कि लाल किले पे वायलेंस क्यों हुई, बिल्कुल, किसने की,
और इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेज उन्होंने एक गोली नहीं चलाई, लेकिन ये पूछते हैं कि आपने कुछ जर्नलिस्ट को अंदर क्यों किया। अंदर इसलिए किया, गवर्नमेंट भी वहाँ पे फर्मली उनके साथ डील की कि अंदर इसलिए किया, ये गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे, अपने जो इनको असाइन काम था उसका मिसयूज कर रहे थे, अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहे थे। तो वर्ड जो है वो मिसगाइडेड चीज़ पे ज़्यादा चलता है उसके, क्योंकि वहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है इंडिया के खिलाफ कैंपेन करने का। अब इनको ला करके इंडिया एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा करता है, उसको काउंटर करता है कि इंडिया को दिखाता है कि वर्ल्ड को कि इंडिया के एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी हद तक पीस आ चुकी है, जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी हद तक सिचुएशन संभल चुकी है। तो इनको ला करके एक इंडिया अपनी इमेज बनाता है। आपके कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने आतंकवाद के नेटवर्क को कंट्रोल कर लिया है, भारत में आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं और कश्मीर में भी उसको कम से कम माइनॉरिटी पे ले आए हैं जी। उसकी वजह से अब जो लोग भारत के शत्रु हैं उन्होंने एक दूसरा तरीका अपना लिया है जी। भारत में अब आंदोलन करने वाले लोग आ गए हैं जी। आंदोलन एक टेररिज्म की शक्ल लेता जा रहा है जी। आंदोलन शुरू होता है और आंदोलन के बाद उग्र प्रतिक्रियाएं की जाती हैं, जैसे लाल किले वाली घटना है। किसानों का आंदोलन था, किसान इतना आतंकवाद से जुड़ी हुई घटना से कनेक्ट नहीं हो सकता, वो अपनी मांग तो रख सकता है लेकिन वो लाल किले पे झंडा उतारे चढ़ाए या पुलिस के लोगों से जो कि किसान परिवारों से ही आते हैं उनके साथ मारपीट करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लगता है कि इसके पीछे वो ताकतें जो भारत को तोड़ने के लिए पहले से ही काम कर रही हैं उन्होंने अपना तरीका बदल दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। देखो तरीका क्या बदल दिया है, एक्चुअली ये लोग घबरा गए हैं। ये घबरा इसलिए गए हैं कि इनको लगा कि यहाँ पे जिस तरीके से हमारी कंट्री का सक्सेस हो रहा है, जिस तरीके से हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है, आपने देखा कोविड की सिचुएशन हुई है, किस तरीके से कंट्री ने टैकल किया है। कंट्री की IMF की रिपोर्ट आती है कि यहाँ पे जो प्रोग्रेस होगी वो होगी 11.5%। इससे घबरा गए। मैं आपको बताऊँ दूसरी बात है कि इंडिया के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। चाइना यहाँ पर लगा रहा है, चाइना को हमने बॉर्डर में इस टाइम पे खदेड़ दिया। बिल्कुल कभी नहीं ऐसा हुआ, मैं भी देखा हूँ, बॉर्डर में रहा हूँ, हमने कभी चाइना को फेस ही नहीं किया। फेस क्या नहीं है कि अब 9 महीने के बाद खड़े रहे चाइना की हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की, उसको हमने किया। पाकिस्तान का देख लिया क्या हाल किया, पाकिस्तान इस टाइम पे ग्रे लिस्ट में बैठा हुआ है FATF की, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया। वहाँ पे टर्की बैठा हुआ है, क्योंकि एक हमारी हिंदू कंट्री है और ये हमको अंदर से अब देख रहे हैं कि अंदर से इनको नुकसान पहुँचाया जाए। यहाँ पे जो टर्की है या वो सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है, PFI को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई इशू नहीं था फार्मर्स का इशू, तो ये बिल तो कब पास हो गया था, इसका इशू बाद में उठाया। हाँ, 6 महीने बाद। और वो भी क्या था कि मैं देखता हूँ कि राहुल गांधी बाहर गए थे तो उसके आने के बाद हुआ है। पहले वो था, उसके बाद वायलेंस ज़्यादा होनी शुरू हो गई। तो एक ये जो चीज़ चल रही है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की। आप देखिए, एक डेबी अब्राहम थी, UK की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वो इंडिया में आने की कोशिश की, इंडिया ने उसको नहीं आने दिया क्योंकि वो पाकिस्तान के ISI के उस पेरोल पे है। ऐसे बहुत से हैं जहाँ पे कंट्रोल किया हुआ, मीडिया को कंट्रोल किया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट एक तरीके से ये लगी है। आप देखिए क्यों नहीं लाल किले पे जब ये वायलेंस हुई, क्यों नहीं गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। पुलिस खड़ी थी, पुलिस के पास डंडे थे, जब वहाँ वायलेंस करने वाले थे उनके पास डंडे क्या, उनके पास लाठियाँ थी, रॉड्स थी, उनके पास तलवारें थी, ट्रैक्टर थे जो लोगों के ऊपर चढ़ा रहे थे, और पुलिस वाले बेचारे वहाँ खड़े रहे। पुलिस वालों को 1 से लेकर के 1 to 50 नंबर था, अगर एक पुलिस वाला है तो 50 राइटर्स थे। गवर्नमेंट चाहती तो उस टाइम पे गोलियां चला के इनको भून के बिठा देती। अगर गोली चलाती गवर्नमेंट तो इंटरनेशनल इसके ऊपर रिपरकशंस होते, इंटरनेशनल में शोर में किया जाता। कुछ नहीं करने के बाद भी ये इंटरनेशनल शोर मचाने की कोशिश की। इवन USA के अंदर वहाँ के गवर्नमेंट ने कहा कि आपके यहाँ पे वायलेंस हुई है और हमसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बड़ा फर्म रिप्लाई दिया कि आपके कैपिटल हिल में वायलेंस हुई, 5 लोग मारे भी गए, हमने गोली भी नहीं चलाई और हमने उसका इशू नहीं उठाया कि हम ये इशू उठाएं, पहले आप अपनी गिरेबान में जाके। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी शोर मचाया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बड़ा करारा जवाब दिया। उन्होंने दोबारा इंडिया से कहा कि नहीं, मुझे अब कोविड की डोज चाहिए। इवन मैं बताऊं कि जब ये सारा कुछ होने के बाद एक और डेवलपमेंट हुई है, वो हुई है कि जो US की गवर्नमेंट है या जो इंडिया के नेगेटिव चल रही थी, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कनाडा गए, कनाडा जाकर उनसे बात की, उनके अपने ऑफिसर्स से, उनके या जो लोग थे कनाडा के, उनसे कहा कि जो ये खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है इसको आप सपोर्ट मत करें, इसको हवा मत दें। तो बेसिक क्या है, वर्ल्ड में सिचुएशन चेंज हो रही है और ये जो इसके जो मेन इम्पैक्ट होते हैं, जो कुछ है, गवर्नमेंट यहाँ गोली इसलिए नहीं चाहिए कि एक तो अपने लोग थे, क्या मारें, चाहे गद्दार भी हों बीच में, लेकिन दूसरी बात ये थी, ये नहीं चाहती थी इस इशू को बड़ा होकर के बाहर शोर मचाया जाए, वर्ल्ड में इसका वो हो, क्योंकि उससे इंडिया की इमेज खराब होती है।
गवर्नमेंट को ये करने में कोई दिक्कत नहीं थी, गवर्नमेंट इसको राइट्स को भी कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को बुलेट का यूज़ करना पड़ता, जो गवर्नमेंट अवॉइड कर रही थी। इसीलिए हमारे पुलिस वाले 400 पुलिस वालों ने अपने यहाँ पे अपने आप को सेक्रीफाइस किया, इंजर्ड हुए, लेकिन इन्होंने इसको, गवर्नमेंट ने उसको रिप्लाई नहीं दिया। तो ये बेसिक क्या है कि ये जो एंटी नेशनल लोग हैं, मुझे लगता है कि ये पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ उस टाइम से हुआ है जब हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग भी होती रही है, इतने अच्छे तरीके से हमारी गवर्नमेंट चुनी, इलेक्शन भी जीती और सब कुछ किया, लेकिन कुछ जो स्टेट्स में हमारा इलेक्शन लूज़ हुआ उससे ये चीज़ ये एनकरेज हुई है, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब आप देखेंगे कि अब जो अगला इलेक्शन होगा, जो मई में जिसके रिजल्ट आएंगे, वो केरला और वेस्ट बंगाल, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा जी। अगर हमारी ये गवर्नमेंट ये इलेक्शंस को कंट्रोल कर पाती है, जीत पाती है, तो मुझे लगता है कि सारे इंडिया के अंदर जो वायलेंस का जो काम है ये खत्म हो जाएगा और पीएफआई को भी चेक किया जाएगा जी। पीएफआई एक्टिव है पिछले 15-20 साल से ही जी। केरला के अंदर, केरला से मध्य प्रदेश और उस बेल्ट कॉरिडोर से आते हुए उसके बाद वो दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली दंगों की भूमिका में पीएफआई का एक बड़ा रोल रहा है। ये 2018-19 की घटना है जब पीएफआई ने दिल्ली के अंदर अपने पोस्टर लगाने शुरू किए। इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट रही होंगी जी, क्योंकि मैंने ये पोस्टर देखे थे। मैंने ये पोस्टर देखने के बाद दिल्ली पुलिस के एक नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन था उसमें इन्फॉर्म भी किया कि ये पीएफआई के पोस्टर्स लगे हुए हैं। उन्होंने उन पोस्टरों को उतार दिया और आगे मुझे नहीं पता क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई, लेकिन इन्फॉर्मेशन आ गई और इन्फॉर्मेशन के 1 साल बाद दिल्ली में दंगे होते हैं। जी। तो जानकारी होने के बावजूद दंगे हो जाते हैं। क्या गवर्नमेंट दंगों को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं थी? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पीएफआई जो बनी वो बनी 2006 में। शुरू में ऐसा कहा कि पॉलिटिकल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की हेल्प वगैरह करेगी। इसका 2010 में सिमी को बैन किया गया जी। सिमी को बैन करने के बाद कुछ लोग पीएफआई में उसमें से चले गए। इसकी जो एक्टिविटीज़ थी, इसकी ओवरग्राउंड एक्टिविटी नहीं आई जिसके हिसाब से इसको बैन किया जाए। इसकी पहली जो एक्टिविटी नोटिस में आई वो आई दिल्ली दंगों के टाइम। पूरी खबर थी गवर्नमेंट को, इसमें बात ही नहीं हो सकती कि हमारी आईबी के पास खबर नहीं थी या रॉ के पास खबर नहीं थी। फिर एक और हुआ कि बेंगलोर दंगों में इनका रोल हुआ, तो गवर्नमेंट को सारा कुछ पता है। फिर इसमें क्या था कि अक्टूबर 2018 में पीएफआई के जो 2 मेन लीडर्स थे ये गए थे टर्की। टर्की में जाके एक उनकी एक जो इंटेलिजेंस, जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, शायद मोस्ट प्रोबेबली शायद एमआईटी थी, जिसके लिंक हैं आईएसआईएस के साथ। उसके साथ इनकी मीटिंग हुई और इनको उनके साथ भी मीटिंग हुई जो उस ऑर्गेनाइजेशन का इनकी टर्किश इंटेलिजेंस के साथ भी लिंक है, सबको पता है। और टर्की के प्रेसिडेंट, उसने क्योंकि वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इंडिया के अंदर पूरा सपोर्ट करेंगे। टर्की की भी आज इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ से कुछ लोग केरला से जाते हैं, ये स्पेशली टर्की, वहाँ पे हिंदू वो भी कन्वर्ट होते हैं और वहाँ जाकर के ये टेररिस्ट एक्टिविटी की ट्रेनिंग लेते हैं, सब कुछ है। उसके बाद इंडिया में आ जाते हैं चुपके से, तो लेकिन नोटिस में रहता है, लेकिन उनको तभी पकड़ सकते हैं जब उनको आर्म्स के साथ पकड़ा जाए। साथ में जब आप देखते हैं कि मार्च 2020 में गुरुद्वारे में अटैक हुआ था काबुल में, उसमें एक केरला का आदमी इन्वॉल्व था। अब गवर्नमेंट का जो है, हमारी गवर्नमेंट सोई नहीं हुई, ना इंटेलिजेंस सोई हुई है। मैं सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव है इन चीज़ों के ऊपर। शायद वो भी अप्रोप्रिएट टाइम देख रहे हैं कि किस टाइम पे पीएफआई पे अटैक किया जाए या इसको बैन किया जाए। हो सकता है वेट कर रहे हो कि केरला के इलेक्शंस की, क्योंकि इसका ओरिजिन वो है काजीकोट में इनका पहला ऑफिस था और इनके आज 24 जगह में इनके ऑफिस हैं। तो उसकी वेट कर रहे हैं कि ये कब हो। और गवर्नमेंट का देखिए काम करने का तरीका होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, ये पेशेंस से काम करते हैं। 2-2 साल एक तो को वेट करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। अभी एक इंसिडेंट सामने आई है कि जर्मनी के अंदर वहाँ पे उन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मुस्लिम थी, उसको बैन किया, उसके लोगों को पकड़ना शुरू किया और वो गवर्नमेंट उनके ऊपर 2 साल से नज़र रखी हुई थी जी। लेकिन क्या होता है, ये हाथ तभी डालते हैं जब इनके पास पूरी खबर हो, ताकि पूरा का पूरा नेटवर्क पकड़े। एक आदमी को 2 आदमी को पकड़ के नहीं होता। तो इसमें मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट पहले कोविड के चक्कर में चुप थी और अब सोच रही है कि शायद केरला में इलेक्शंस हो जाएं ताकि इन पे ऊपर इफेक्टिवली काबू पाया जाए। कि मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे हो सकता है कि बीजेपी की एक काफ़ी स्ट्रेंथ की पोजीशन आएगी केरला के अंदर। इस टाइम पे उनका 1 एमएलए है और मैं सोचता हूँ कि अगली बार कम से कम 30 एमएलए आएंगे इनके केरला के अंदर, तो ये वहाँ के गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट डाल सकेंगे जी। सूद साहब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे प्रश्नों का। मैं ज़्यादा लंबा इंटरव्यू करता नहीं हूँ, अभी के लिए हमारे दर्शकों के लिए इतना काफ़ी है। सूद साहब ने जो दिशा दी है, हमारी सरकार की जो दिशा है,
उसको समझने की आवश्यकता है। भारत के हर व्यक्ति, हर राष्ट्रभक्त की ये सोच होनी चाहिए, ये दिशा होनी चाहिए जो सूद साहब की दिशा है। आपको समझना पड़ेगा कि देश की दिशा क्या होती है। इस राष्ट्र को बचाने के लिए राष्ट्र के गद्दारों से लड़ना, यही हमारा काम है, यही राष्ट्रभक्तों का कार्य है। और सभी दर्शकों से अपेक्षा है इस दिशा में विचार करें। इन प्रश्नों के, जिन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिल नहीं पा रहे थे, इनको पाने के लिए हमें सूद साहब जैसे व्यक्तित्व मिले हैं। हमें आगे भी इनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, इसी अपेक्षा से। नमस्कार सूद साहब। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।